हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं खुश हैं, सुरक्षित हैं और स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं बेंचर्स आईक्यू और मेरे मतलब आयुषी जोशी के साथ में। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटी का एक नया वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर बहुत क्रिस्पी सा मैटर लेकर आई हूँ मैं आज आपके साथ में। जैसा कि आप सभी को बताया कि हम लोग ऑलरेडी पॉलिटी के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सारा डिटेल स्टडी कर लिया। जितने भी एक्ट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के आने से लगा के और हमारी आज़ादी तक से पहले तक के सारे एक्ट को हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आज जो एक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ वो एक लास्ट एक्ट है और लास्ट पार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मैक्सिमम लेवल पे हमारे वीडियोस प्रोवाइड हो सके, जो कि हमारे ऑलरेडी मैथमेटिक्स, रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस चल रहे हैं वो आप तक पहुंचते रहें। उसी के साथ में सजेस्टेड लिंक्स में जाके पुराने सारे वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर हो सके और हम लोग एक नए सिरे से सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकें, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन के लिए हेल्प कर सके। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। क्या है ये एक्ट? इससे पहले 35 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। 1947 क्या है? बेसिकली इसे इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कहा जाता है। और ये एक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की जो शुरुआत हुई है वो इस एक्ट के साथ हुई है। सब जो भारत में शुरू हुआ, भारत के अंदर एक पूरा जो हम कह सकते हैं वेल मैनेज्ड वे में पॉलिटिकल सिचुएशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस जो चले आ रहे हैं आज तक, जो हम अपनी सिचुएशंस देख रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस देख रहे हैं, हम अपने जो गवर्नेंस को देख रहे हैं, गवर्नमेंट को देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या था, देखिए मैं ये चीज़ आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। करीब 20th Feb की बात है, 20th Feb 1947। क्लेमेंट एटली घोषणा कर दी, ब्रिटिशर है ये, घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? हम भारत को एक सुरक्षित हाथों में सौंपने को तैयार हैं, हम भारत को एक सुरक्षित हाथों में सौंप देंगे, जहां पे कोई भी तरह का ब्रिटिशर इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या रीज़न है इसका, क्यों उन्होंने ये घोषणा की? अभी रिसेंटली 1935 के एक्ट है, उससे पहले के जो एक्ट्स हैं उनमें आपने पढ़ा था, आपने देखा था कि किस तरीके से भारत के सभी लोग बहुत ही परेशान हैं। किस चीज़ से परेशान हैं? ब्रिटिशर्स से, और ब्रिटिशर्स की जो पावर है, रूलिंग पावर्स, उनको लेकर। अब मैं आपको बताती हूँ कि 1945 के अंदर हम लोग एक बहुत बड़े डिज़ास्टर, या हम डिज़ास्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी घटना से जस्ट बाहर आए थे। कौन सी घटना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया था, भारत ने रिप्रेजेंट किया था ब्रिटिशर्स को। भारत ब्रिटिशर्स के तौर पे, ब्रिटिश इंडिया के तौर पे भारतीयों को लड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उसके लिए भारतीयों ने एक शर्त रखी, हम आपके लिए लड़ेंगे तब जब आप हमारे लिए लड़ेंगे, मतलब हमें आज़ादी देके। उस समय एटली ने ये घोषणा की 1947 के अंदर, 20 फरवरी 1947, जिस समय पीक पे था सब कुछ, और ये डिसाइड हो चुका था कि भारत को ब्रिटिशर्स छोड़कर रवाना हो रहे हैं। उस कंडीशन में क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन एक सुरक्षित हाथों में सौंपने के बाद में, जिसके तहत हम लोग एक हाउस ऑफ कॉमन्स क्रिएट करेंगे। हाउस ऑफ कॉमन्स ने ये घोषणा कर दी कि हम लोग भारत को छोड़कर चले जाएंगे। कब? जब हम इसे एक सुरक्षित हाथों में सौंप देंगे, और ये डेट होगी 1948 की। 1948 के अंदर हम भारत को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब ये घोषणा क्यों हुई, ये भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि ये घोषणा क्लेमेंट एटली ने क्यों की? भारत में हो रहे विरोध, अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध हो रहा था भारत में, उसको देखते हुए क्लेमेंट एटली को ये पता चल चुका था कि हमें भारत को छोड़ना तो है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये घोषणा की जा चुकी थी ब्रिटिश क्राउन द्वारा, दैट वी आर गोइंग टू क्विट द इंडिया, वी आर गोइंग टू फ्री द इंडिया। ओके,
और जब फ्री करने जा रहे हैं इंडिया को, तो इंडिया के अंदर जो पर्सन हैं उन्होंने ये घोषणा कर दी कि 1947 को जो है फैब में ये घोषणा कर दी हम भारत को छोड़ देंगे। तभी एक बहुत बड़ी घटनाक्रम हुआ। क्या हुआ? 21 फरवरी 21 फैब क्या हुआ? वाइसरॉय का टैग था। वाइसरॉय का टैग किसके पास में था? वाइसरॉय का टैग था किसके पास में? वेवेल के पास। किसके पास था? वेवेल के पास। उस टैग को हटा करके, वेवेल से ले करके, इस वाइसरॉय के टैग को वेवेल से ले करके और माउंटबेटन को दे दिया गया। किसको दे दिया? माउंटबेटन को दे दिया गया। अब माउंटबेटन क्या बन गए? नए वाइसरॉय। एक बहुत बड़ी घटना आपके सामने आकर खड़ी हो गई है कि आपको एक नए वाइसरॉय मिल गए हैं, भारत को एक नए वाइसरॉय मिल चुके हैं। तभी माउंटबेटन ने एक घोषणा की, जिसे एक प्लान लेकर आए माउंटबेटन। वो क्या था? उसे कहा गया माउंटबेटन प्लान, है ना? माउंटबेटन प्लान। क्या घोषणा की गई? भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इसी घोषणा, माउंटबेटन प्लान की, इस भारत पाकिस्तान की घोषणा के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पेश किया गया। ठीक है, इसके तहत 2 डोमिनियन स्टेट्स होंगे, 2 स्टेट्स डिवाइड हो जाएंगे। भारत, क्योंकि ऑलरेडी भारत पाकिस्तान की जो हम कह सकते हैं जिन्ना और जो गांधी जी के बीच या जिन्ना और नेहरू के बीच की जो जंग है वो अपने पीक पर है ना? और गांधी जी उसमें एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि भारत अलग अलग ना हो, लेकिन ये दोनों पर्सनालिटीज़ ये चाहती है कि भारत अलग हो। मतलब जिन्ना का ये कहना है कि भारत अलग हो, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग होने चाहिए, पाकिस्तान हमें अपना एक हिस्सा चाहिए, मुस्लिम डोमिनियन चाहिए। अब इस कंडीशन में नेहरू जी का ये कहना है कि भारत, जब जिन्ना या मुस्लिम कम्युनिटी इतने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि भारत को 2 भागों में विभाजित करना ही पड़ेगा, तो ये फैसला हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के तहत 1947 के एक्ट में क्या हुआ? 2 डोमिनियन स्टेट्स क्रिएट हो गए, मतलब भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। अबॉलिशन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइसरॉय। वाइसरॉय का जो ऑफिस है भारत के अंदर, उसे क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, पावर्स जो थी वो किसको दे दी गई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, हमारे देश का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कार्यभार दिया गया वो किससे लिया गया? ब्रिटिश ऑफिशियल से। ऑफिस ऑफ वाइसरॉय या ब्रिटिश ऑफिशियल से जो पावर्स थी वो ले ली गई, और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स किसे दे दी गई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, असेंबली को देने के बाद में ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जो था, जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आता था, स्टेट ऑफ इंडिया के लिए जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी था जो ब्रिटिश क्राउन में आता था, उसे क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया। उसी के साथ में प्रोक्लेम लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी एंड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स। जो भी अधिकार ब्रिटिशर्स के हाथ में थे वो सारे अधिकार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या भारत के ऑफिशियल्स को देने का विचार किया, और बची हुई जितनी भी पावर्स थी, अपनी अपनी पावर्स जो प्रिंसली स्टेट्स के पास थी, वो उन्हें दे दी गई। ठीक है, और ये कहा गया कि जो राज्य या जो भी स्टेट या जो भी डोमिनियन जो इंडिया के अंदर जो स्टैब्लिश हो रखी जो पर्टिकुलर प्लेसेस या प्रिंसली स्टेट्स हैं, अगर आप भारत में मिलना चाहते हो तो आप भारत में मिल जाओ, अगर आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान का बन सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक तीसरा ऑप्शन भी क्रिएट किया गया। वो ये था कि जो प्रिंसली स्टेट्स इन दोनों में नहीं मिलना चाहते, वो अपना एक अलग राज्य या अपना एक अलग जो स्टेट है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि रेडी नहीं थे। अप्रॉक्सीमेटली 563 जो डोमिनियन स्टेट्स हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो सभी इस सारी जो है परेशानियों को हैंडल कर रहे थे ऑलरेडी बहुत लंबे समय से ब्रिटिशर्स के। तो उनमें से 560 स्टेट्स जो है, प्रिंसली स्टेट्स जो है, जो राजा थे वहाँ के, उन सब ने सिग्नेचर कर दिए कि ठीक है, हम लोग आपके साथ मिलने को रेडी हैं, हम भारत में अलग अलग स्टेट्स जो बनाए जा रहे हैं उनका हिस्सा बनने को रेडी हैं, और भारत को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में सहायता हेतु हम अपने आप को भारत में मिलाने को तैयार हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ 3 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हम भारत का हिस्सा
नहीं बनेंगे। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग थी, तो 560 लोग जो थे, 560 प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने अपना अपना डिवीजन, अपना अपना जो भी पोर्शन था वो ले लिया था। लेकिन 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये 3 राज्य ऐसे थे जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे थोड़ी सी अलग कंडीशन थी। हैदराबाद और जूनागढ़ जहाँ पे मुस्लिम रूलर्स है, लेकिन मेजॉरिटी कहाँ की है, वहाँ पे हिंदू की। तो उस कंडीशन में मेजॉरिटी मतलब वहाँ की पॉपुलेशन ये चाहती है कि हम लोग भारत में रहें, लेकिन वहाँ के रूलर्स ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में सम्मिलित हो। और हैदराबाद का तो अलग ही मैटर था, हैदराबाद तो चाहता था कि मैं बिल्कुल अलग राज्य बन के रहूँ। तो एक भारत जो कि पूरी तरीके से एक राज्य है, स्वतंत्र राज्य के रूप में, उसके बीच में हैदराबाद का होना, और वो भी इन बाउंड्रीज के बीच में, भारत की बाउंड्री के बीच में उसका होना, और पाकिस्तान का हिस्सा होना या एक स्वतंत्र राज्य होना, ये अपने आप में पॉसिबल नहीं था। तो उन्हें फोर्सफुली सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है, सरदार पटेल द्वारा फोर्सफुली उसको अपने अंडर में कर लिया गया ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, ये सब तो हमने ओवरव्यू लिया है। अब हम बात करेंगे 1947 के फीचर्स क्या क्या थे। ये जो एक्ट हमारे सामने लेकर आया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके फीचर्स क्या थे, क्या स्पेशलिटीज थी इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। 1947 का ये एक्ट हमारे लिए क्या स्पेशलिटी लेकर आया था, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके सेलिएंट फीचर्स को लेकर। सबसे पहली चीज, 2 न्यू डोमिनियन स्टेट्स वर क्रिएटेड, 2 न्यू डोमिनियन स्टेट्स वर एमर्ज फ्रॉम द इंडियन एम्पायर। जो पूरा भारत एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, उस पूरे भारत को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया, जिसका एक हिस्सा था पाकिस्तान और दूसरा था इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अपॉइंटेड डेट क्या दी गई, भारत को आज़ाद करने की जो डेट अपॉइंट की गई, डेट जो दी गई थी वो क्या थी, 15 अगस्त 1947, और इसी दिन हम डिक्लेयर कर देंगे कि भारत क्या है, अब आज से आज़ाद है। ठीक है, ये इसके स्पेशल फीचर्स थे। इसके अलावा पाकिस्तान में किन किन जो है एरियाज को सम्मिलित किया गया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान। ओके, अदर देन दिस जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थे, नाउ पख्तूनख्वार जो है, पख्तूनख्वार वो प्लेस जो था वॉज सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ रेफरेंडम। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा बनी। उसके अलावा बंगाल और असम की अगर बात करें तो द प्रोविंस ऑफ बंगाल एज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर उस ऑलरेडी बंगाल कॉन्स्टिट्यूटेड है। प्रोविंस ऑफ बंगाल इज द part of the Government of India Act 1935 and ceased to exist. Okay, in lieu therefore thereof 2 new provinces were to be constituted to be known respectively as East Bengal and West Bengal. मतलब बंगाल जो है, बंगाल का जो हिस्सा है जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी भी है, मुस्लिम जनसंख्या भी है और हिंदू जनसंख्या भी है, उस कंडीशन में उस राज्य को, उस पर्टिकुलर एरिया को, मतलब बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, द फेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिलहट in the province of Assam was to be decided in the referendum। मतलब रेफरेंडम के अंदर आएगा कौन सा पोर्शन, असम का सिलहट का पोर्शन। ठीक है, अभी तक तो ये कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज है, कंफ्यूज हैं ये लोग कि हमें किस में मिलना है और किस में नहीं मिलना है ना। उसके अलावा पंजाब की बात करें, द प्रोविंस एज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सीज्ड टू एग्जिस्ट। Other than this, 2 new provinces were to be constituted and to be known respectively as West Punjab and East Punjab। East Punjab और West Punjab जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया पंजाब भी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये पूरा एक भारत था, एक ऐसा भारत जो कि अखंड है, जिसके अंदर पाकिस्तान भारत नहीं हो रखा, लेकिन इसका वो हिस्सा जो कि वेस्ट बंगाल बंगाल का पोर्शन है, जो जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, जो भारत के हिस्से में आता है, और वो हिस्सा जो पंजाब का पोर्शन है, जो कि अब भारत के हिस्से में आता है, कुछ पंजाब, उसका कुछ पोर्शन कॉन्फ्लिक्टेड था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहता था कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र, पंजाब का कुछ पर्टिकुलर एरिया जो है वो हमारे अंडर में आ जाए, और बंगाल का कुछ पर्टिकुलर एरिया जो है वो उनके अंडर में चला जाए। उसका रीज़न था वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का होना, है ना, मुस्लिम मेजॉरिटी होने के कारण उनको ये लगा कि हमारा पाकिस्तान में होना चाहिए, जबकि ये दोनों एरियाज़ कहाँ के थे, हिंदुस्तान के थे, और उस क्षेत्र में आते थे जो कि भारत के हिस्से में आया था। इसके चलते उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को खुश करने के लिए, दोनों की कम्युनिटी को के इमोशंस को ठेस ना पहुंचाते हुए हम इनके 2 पार्टीशंस कर लेंगे, एक होगा ईस्ट 1 और एक होगा वेस्ट 1। ओके,
इसी के बेसिस पर अभी हमने डिस्कस किया कि 2 प्रोविंसेस क्रिएट कर दिए गए, एक के 2 पार्ट कर दिए गए, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। गवर्नर जनरल्स के लिए न्यू डोमिनियंस हुए, गवर्नर जनरल्स के जो न्यू डोमिनियंस थे उसके तहत क्या आया, फॉर ईच ऑफ द न्यू डोमिनियन, हर नए डोमिनियन के लिए एज अ न्यू गवर्नर जनरल वॉज टू बी अपॉइंटेड, उसके लिए हर एक नए डोमिनियन के लिए, मतलब भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल अपॉइंट किए जाएंगे, किसके द्वारा, क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ईदर ऑफ द न्यू डोमिनियंस, ओके, और वो सारे सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा जो नए डोमिनियन से इंक्लूड करते हैं, मतलब उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बेसिस पर नए गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा। उसके अलावा सेम पर्सन एज गवर्नर जनरल ऑफ बोथ डोमिनियंस इफ अनलेस एंड अंटिल प्रोविजंस ऑफ द कंट्री was made by a law of legislature of either of the new dominion, the same person could be the governor general of both। और अगर जो वहाँ के जो लॉज हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर बेसिस पे या कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज अगर ऐसे बैठ जाते हैं, कॉन्ट्ररी क्रिएट हो जाती है किसी भी मैटर को लेकर, तो वही एक पर्सन जो है गवर्नर जनरल वो दोनों डोमिनियंस को लीड कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जनरल के जो पावर्स थे वो क्या थे, द गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू ब्रिंग दिस एक्ट इन फोर्स, गवर्नर जनरल जो है उसके लिए वो एम्पावर्ड था इस चीज़ के लिए कि वो इस एक्ट को 1947 के एक्ट को फोर्स में लेकर आएगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ टेरिटरीज, पावर्स, ड्यूटीज, राइट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज एटसेट्रा वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर जनरल। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो भी नई चीज़ें क्रिएट हो रही है भारत में, मतलब नए लाइबिलिटीज़, नई एसेट्स या जो भी टेरिटरीज है, पावर्स है, ड्यूटीज़ है, जो भी बंटवारा हो रहा है सबका, भारत और पाकिस्तान में बट रही है चीज़ें, तो जहाँ दोनों चीज़ें बट रही है उन दोनों की बराबर हिस्सेदारी होना, उन दोनों चीज़ों को इस तरीके से बांटना कि कोई भी राज्य इस चीज़ से नाखुश ना हो, और इस तरीके से बांटना कि दोनों में कि जंग की किसी तरह का कोई गुंजाइश ना रहे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में दी गई, गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई। To adopt amend Government of India Act 1935 as the Governor General may consider it necessary। ओके, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अडॉप्ट करना गवर्नर जनरल के लिए कंपलसरी हो चुका था। उसके अलावा पावर टू इंट्रोड्यूस एनी चेंज वाज अंटिल 31 मार्च 1948। कोई भी चेंजेस लाने हैं तो वो गवर्नर जनरल जो है वो 31 मार्च 1948 तक ही ला सकता है, उसके बाद में उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। आफ्टर दैट इट वाज ओपन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जो भी अधिकार होंगे, जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा, जो भी चेंजेस लाने होंगे, वो सब किसके हाथ में है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। भारत की जो संविधान सभा है, संविधान सभा जो निर्मित की गई है, सारे अधिकार उसको सौंप दिए जाएंगे। कब के बाद, 31 मार्च 1948 के बाद। टेम्परेरी प्रोविजन बनाए गए गवर्नमेंट के लिए, दोनों देश के दोनों डोमिनियंस की जो सरकारें हैं उनके लिए अलग अलग टेम्परेरी प्रोविजंस बनाए गए। गवर्नर जनरल को पूरा पावर था कि वो किसी भी लॉ को जो है एसेंट कर सकता है, उसको एसेंट ग्रांट कर सकता है, किसी भी लॉ को इम्पोज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा लेजिस्लेशन फॉर द न्यू डोमिनियंस क्या क्या थे, अब नए जो डोमिनियंस बने हैं दो, इनके लिए क्या क्या लेजिस्लेशंस थे। द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव सेटअप वाज अलाउड टू कंटिन्यू एज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एज वेल एज द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की तरह ही जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव सेटअप है, अभी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल चल रहा है, जो लेजिस्लेटिव सेटअप चल रहा है ऑलरेडी, वो पूरी तरीके से अलाउड है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक की जो बॉडी है वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेरी प्रोविजंस जो है वो दिए गए एज टू द गवर्नमेंट ऑफ ईच न्यू डोमिनियन। जो इंटरिम गवर्नमेंट्स क्रिएट की गई थी, जो अलग अलग लीडर्स अपॉइंट किए गए थे, अलग अलग गवर्नमेंट अपॉइंट करने के लिए जो असेंबलीज बनाई गई थी, उन असेंबलीज को पूरी पावर दी गई, कुछ स्पेशल टेम्परेरी प्रोविजंस भी प्रोवाइड करवाए गए। उसी के साथ में द लेजिस्लेचर ऑफ ईच डोमिनियन वाज गिवन फुल पावर्स टू मेक लॉज फॉर दैट डोमिनियन इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑप्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑप्शन के लिए भी अगर कोई भी तरह का एक्शन लेना है या इसके अलावा जो भी आपके पास आपको डिसीजंस लेने हैं तो उससे रिलेटेड सारे पावर्स जो है वो हर डोमिनियन को अपने अपने स्तर पे दिए गए, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो। नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके पास्ड आफ्टर द अपॉइंटेड डेट। आफ्टर द अपॉइंटेड डेट, जो अपॉइंट की गई है डेट 1947 15 अगस्त, इस डेट के बाद में किसी भी तरह का कोई भी एक्ट पास नहीं किया जाएगा यूके की पार्लियामेंट द्वारा।
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर एक्ट पे एक्ट पास किए चले जा रही है पिछले कई सालों से, वो एक्ट अब स्टॉप हो चुके हैं। 1947 के एक्ट के बाद में कोई भी एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे ऊपर पास नहीं कर सकती। कब? 15 अगस्त 1947 के बाद में, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, जो नए डोमिनियंस थे उनके लिए क्या क्या चीज़ें बनाई गई, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब no law and provision of any law made by the legislature of the new dominion shall be avoid and inoperative on the grounds that is repugnant to the law of England। law of England के तहत ये शो किया गया या ये बताया गया आपको कि दोनों में से कोई भी डोमिनियन, ऐसा कोई भी लॉ या ऐसा कोई भी है ना मुद्दा नहीं होगा, ऐसे कोई भी बात नहीं होगी, कानून नहीं होगा जो कि आज़ाद होने से पहले किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया है और उन्होंने दोनों डोमिनियंस ने नहीं माना है तो उनके अगेंस्ट सख्त कार्यवाही की जाएगी, वो उसे अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा कोई वॉइड सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होगी, उसे वॉइड किया जाएगा। न्यू डोमिनियंस शैल बी वॉइड और इनऑपरेटिव ऑन द ग्राउंड्स ऑफ repugnant of the law of England, okay। Other than this, the Governor General of each dominion had full powers to give assent to in His Majesty's name। अपनी मैजेस्टी, His Majesty के नाम पर कोई भी जो है एसेंट है वो पास कर सकती है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है वो इन दोनों ही डोमिनियंस मतलब भारत और पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह का कोई पावर, कोई भी तरह का एसेंट है जो पास कर सकती है अपने पावर्स के बेसिस पे, किसके नाम पे? हिज मैजेस्टी के नाम के तहत, ठीक है। इसके अलावा यस 69 मेंबर्स ऑफ सेंट्रल, ठीक है, ये सब चीज़ें एक फैक्ट बेसिस पर है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या देखा हमने कि अब ये नए डोमिनियंस को जो सेटअप किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, उसके क्या रिजल्ट्स निकले। तो देखिए हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट जो थी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो अपने सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खो चुकी थी, अपने सारे पावर्स कुछ समय के लिए बचे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी सारी खो चुकी थी। द सिजर्निटी ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट ओवर द इंडियन स्टेट लैप्स्ड। जो पावर, जो पकड़ उन्होंने अपने भारत के क्षेत्र पर लगा रखी थी, जो लगाम कस रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने, वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी? लैप्स हो चुकी थी। All the treaties and agreements with the Indian states and the tribal areas that were in force at the passing of the act lapsed। इस एक्ट को पास करने के साथ ही जो भी ट्राइबल एरियाज या दूसरे जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके साथ जो भी ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सारे एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ जो है वो यहीं पे लैप्स हो जाएंगे। अब जो चलेगा वो सिर्फ क्या चलेगा? इंडियन 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट चलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको चीज़ें? इसके अलावा एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो ड्रॉप डाउन कर दिया गया और ये जितने भी टाइटल्स ब्रिटिश क्राउन ने दे रखे थे उन सबको खत्म कर दिए गए। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, जो स्टेट के जो सेक्रेटरी थे, इंडिया का जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी था उसे भी क्या कर दिया गया? कोलैप्स कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। And the Provinces of Government of India Act 1935 relating to the appointments to the civil services and civil post under the crown by the secretary of the state ceased to operate। उसे भी सीज कर दिया गया। मतलब जो भी ऑपरेशन सिविल सर्विसेज या सिविल पोस्ट को अपॉइंट करने के लिए 1935 एक्ट के तहत डिसाइड किए गए थे उन सबको सीज कर दिया गया। आगे जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है, नया सब कुछ नहीं क्रिएट हो जाता, तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगी, ठीक है। इसके साथ सिविल सर्वेंट्स के साथ क्या हुआ? सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ? सिविल सर्वेंट्स जो है सेक्शन 10 प्रोवाइडेड फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट हो चुके हैं वो गवर्नमेंट्स के नए डोमिनियंस के अंडर में आएंगे और उन्हें पूरे बेनिफिट्स दिए जाएंगे और उनकी सर्विसेज क्या होगी? कंटिन्यू होगी। ऐसा सेक्शन 10 में कहा गया है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या रूल लागू किया गया? जो सेक्शंस हैं 11, 12 और 13, ये जो सेक्शन है डील्ड विथ द फ्यूचर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है फ्यूचर में उनके लिए डील की जाएगी इन सारे सेक्शंस के तहत।
और पार्टीशन कमिटी वॉज फॉर्म, पार्टीशन कमिटी बनाई गई जो इनके पार्टीशन करके और इनकी बाउंड्रीज को डिसाइड करने का काम करेगी। और आपको पता है कि बाउंड्री को डिसाइड करने का काम किसने किया भारत पाकिस्तान की? सर क्लिफ ने। समझ में आया आपको? रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया, रेड क्लिफ बाउंड्री होती है हमारे इंडिया और पाकिस्तान की, वो सर क्लिफ के नाम पे रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा 7 जून 1947 को पार्टीशन कमेटी बनाई गई जिसके अंदर 2 रिप्रेजेंटेटिव रखे गए और वाइस रॉय उसका चेयरमैन रहेगा। इसके अलावा टू डिसाइड अबाउट द डिवीजन ऑफ देयर ऑफ एज सून एज द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वॉज स्टार्टेड, जैसे ही जल्दी से जल्दी हो सका वैसे ही उतना जल्दी ही पार्टीशन का कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया। एंड रिप्लेस्ड बाय द पार्टीशन काउंसिल विद अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जो पार्टीशन का प्रोसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट या जो भारत पाकिस्तान के बीच हो रहा था वो पार्टीशन प्रोसेस को जल्दी ही वो प्रोसेस का पूरे प्रक्रिया जो है वो पूरा जो प्रोसेस है किसके हाथ में आ गया? इस कमेटी के हाथ में आ गया। और पार्टीशन काउंसिल जो है उन्होंने पूरे आगे के कार्यभार को संभाला। तो आपको पता चल गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे घटित हुई है। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में क्या कहा गया? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए गए जो कि नए प्रोविंस में ऐड होंगे, जैसे कि ईस्ट बंगाल, चिटगोंग जो है। इसके अलावा जो डिविजन्स है, डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चिटगोंग वाज हिल ट्रैक्ट्स एंड अदर देन दिस नावखाली एंड टिपेरा। ठीक है, ये सारे पोर्शन डाले गए इस क्षेत्र में। इसके अलावा डेक्का डिवीजन के अंदर क्या डाला गया? बकरगंज, डक्का, फरीदपुर और म्यामान सिंह। इसके अलावा प्रेसिडेंसी डिवीजन में क्या डाला गया? डिस्ट्रिक्ट ऑफ जैसोर, कुश्तिया, मेहरपुर तहसील जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। ठीक है, इसके अलावा राजशाही डिवीजन रखा गया जिसके अंदर बोगरा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोगरा, दिनाजपुर, अदर देन दिस राजशाही, रंगोर, नवाबगंज तहसीलों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, और सेकंड शेड्यूल के अंदर ये सारे लाहौर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन और मुल्तान डिवीजन को रखा गया। इस तरीके से डिवीजन कर दिए गए दोनों डोमिनियंस के। समझ में आ रही है आपको चीज़ें? बेसिक चीज़ें जो समझने की है इस पूरे एक्ट में वो क्या है? भारत का 2 पार्ट में डिवीजन होना, कौन सी पावर्स अभी भी ब्रिटिश क्राउन के तहत आ रही थी इस एक्ट के अंदर, और कौन सी पावर्स थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथ में जो भी पावर्स आई थी उन सभी पावर्स को उन्होंने कैसे बंटवारा किया और किस किस क्षेत्र पर कितना कितना किसका प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पर देखी। और इसके अलावा हमने सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट्स थे, इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट्स हमें देखने को मिले पूरे इंडिया के ऊपर, वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं जो हम कह सकते हैं कि जो बहुत कॉन्ट्ररी एरियाज क्रिएट कर रहे थे जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, जैसे कि बंगाल, पंजाब, सिंध एरिया, तो ये सारे क्षेत्रों को लेकर जो भी डिसीजंस लिए गए वो भी हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए। तो उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी आज के वीडियो में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मैटर है पर इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1-2 बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हुआ क्या था यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा माउंटबेटन प्लान जो है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ अभी हमने एक बहुत ही छोटा सा डिस्कशन लिया है माउंटबेटन प्लान का। आगे हम लोग माउंटबेटन प्लान को और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की है, जो भी चीज़ें हमने आज यहाँ पे पढ़ी है उनको 1-2 बार 3 बार फिर से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए जिससे कि आपको एग्जाम में इजी हो जाए। 1947 के एक्ट से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक बहुत मेजर हिस्सा आज हमने कवर किया है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक सबसे बड़ा पोर्शन है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये 1947 का एक्ट हमने आज कवर कर लिया है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, उसके क्या फीचर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस। एक्चुअली पॉलिटी अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा है, पॉलिटी का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करने के बाद में अब नए सिरे से हम नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ स्टार्ट करेंगे। बने रहिए मेरे साथ में, इससे कि आपको मैक्सिमम लेवल पे सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको सिलेक्शन दिलवाने में हेल्प करेगी। बेंचर्स IQ मतलब मैं आयुषी जोशी आपको अश्योर करती हूँ कि यू विल डेफिनेटली गेट योर जॉब अगर आप इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे वीडियोस, इन सारी सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हैं। तो हम बेंचर्स IQ इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं
कि आपका सारा पोर्शन, सारे मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने मैक्सिमम टॉपिक्स बन सकते हैं जो आपके एग्जाम को कवर करते हैं, वो सारे पोर्शन हम यहाँ पे क्लियर कर सकें। फिर चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो। So don't forget to subscribe the button and definitely subscribe the channel. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर कह रही हूँ आपसे, रेगुलर बेसिस पर वीडियोस पाने के लिए, वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ बेंचेस आई के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।